नमस्कार, नवभारत की ओपीडी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और आज की इस वीडियो में हम कैंसर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत हम इससे करना चाहेंगे कि कैंसर आखिर कितने प्रकार का होता है और कैंसर आखिरकार है क्या? नवराष्ट्र नवभारत सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप निकम्स, कैंसर स्पेशलिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई से। और मैं पहले ही आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो आपने आज जो विषय लिया है, जैसा कि कैंसर बहुत ही गंभीर समस्या है जो समस्या जूझ रही है, और आज हम थोड़ा सा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर आखिर है क्या। क्योंकि कोई भी जी, इंसान हो, अगर हम उससे कहेंगे कि आपको कैंसर हो गया है, ये शब्द जब सुनते हैं तो उसके बाद उसकी दुनिया पूरी बदल जाती है। और मैंने अभी 20 साल की मेरी प्रैक्टिस है, उसमें मैंने ये देखा है कि ये सिर्फ बीमारी वो पेशेंट की नहीं रहती, ये लड़ाई पूरी फैमिली की बन जाती है, पूरी सोसाइटी की बन जी, जाती है। बट जी। इस लड़ाई में हमें अगर सब साथ मिलके काम करेंगे तो हम जरूर उसके ऊपर ये कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हम कंट्रोल करें। तो देखिए, कैंसर कहीं बाहर से तो हमारे शरीर के अंदर आया नहीं है ना? जी, हमारे शरीर में जो नॉर्मल पेशी है, उन पेशियों में कुछ वजह से, कुछ कारणों से इस प्रकार की चेंजेस आ जाती है। तो अपना जो मूल स्वभाव है वो छोड़ के वो अपने से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वो पेशी बनना चालू हो जाता है, और वो नॉर्मल पेशी नहीं रहती, उनमें कुछ चेंजेस रहते हैं जिसको हम एबनॉर्मल बोलते हैं। सो अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल ग्रोथ जो है, उसी का नाम है कैंसर। ठीक है। जब जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी चीजें बनने शुरू हो जाती है और वो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो शरीर के किसी अंग में या किसी पेशी में ऐसे अगर चेंजेस आ जाती है तो वो फिर कैंसर में बनी जाती है, कैंसर कहलाई जाती है। वो एक जगह पे बन जाती है और दूसरी जगह पे फैल जाती है, इसीलिए उसी को कैंसर बनाया। अलग अलग प्रकार की कैंसर के प्रकार है, जिसमें जिस जगह पे वो शुरुआत हो जाती है, उस प्रकार का उस जगह के नाम से फिर कैंसर जाना जाता है। जैसे कि मुंह का कैंसर हो गया, जो हेड एंड नेक जी। कैंसर हो गया, लंग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो गया। तो उस प्रकार से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं टाइप आपने पूछा है, और बहुत सारे लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट कभी कभी आके हमसे पूछते हैं कि मेल कैंसर है कि फीमेल कैंसर है। तो मेरा उन अच्छा, लोगों से ये कहना है कि ऐसा कोई कैंसर की कैटेगरी में कोई मेल या फीमेल नहीं होता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक बार विस्तार से बताएँ कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर में जैसे मैंने बोला कि शरीर के हर वो अंग या ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं, उस हर एक ऑर्गन को कैंसर हो सकता है, और फिर उस कैंसर के हिसाब से फिर नाम दिए जाते हैं। जैसा ब्रेन हो गया, जो ब्रेन ट्यूमर बोला जाता है, उसमें भी कैंसर में फिर वो दो तरीके की है। जो गांठ बोलते हैं, जो गांठ होती है वो दो तरीके की होती है, एक साधारण सी गांठ होती है या दूसरी कैंसर की गांठ होती है, और इन दोनों में अंतर करना, फर्क समझना बड़ा जरूरी है। कभी कभी जी, जी। पेशेंट आ जाते हैं, जैसे ही उनको मालूम होता है या कभी तपास करने के बाद गांठ लग जाती है, तो पेशेंट आके दिखाते हैं, वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि कैंसर है। तो कैंसर में जो गांठ है, गांठ जरूरी नहीं कि हर वो एक गांठ वो कैंसर ही हो। ऐसा कुछ अगर गांठ लगता है तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि आप तुरंत वो किसी अपने फैमिली डॉक्टर या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, पहला तो जांच कर ले कि वो कैंसर की गांठ है कि सादी गांठ है। जी, तो ये तो क्लियर हो गया कि कैंसर कितने प्रकार के हो सकते हैं। आपने बताया कि मुँह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और वो हर ऑर्गन जो फंक्शन में जैसा है, जहाँ गाँठ हो सकती है, कैंसर हो वहाँ कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए गया, हमें जैसा कि सावधानी बरतनी है। जैसे भी कहीं गाँठ जैसी महसूस हो, तो हमें उसका चेकअप कराना चाहिए। हालाँकि हर गाँठ कैंसर नहीं होती, आपने ये भी बताया। तो अब अगला सवाल ये होगा कि जैसे कैंसर को एक समय में अ अ, अमीरों की बीमारी या बुजुर्गों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन आज ये समाज के हर तबके में देखने को मिल रहा है और यहाँ तक कि ये कम उम्र के बच्चों में भी दिख रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो जानने से पहले हमें ये बड़ा जानना जरूरी है कि कैंसर आखिर होता क्यों है। अगर ये सवाल का जी, हम जी।
जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो इन ब्रॉडर सेंस जब हम कैंसर क्यों होता है, क्योंकि हर कोई पेशेंट हमें ये सवाल पूछता है कि कैंसर मुझे ही क्यों हुआ या क्यों होता है, तो क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा कैंसर की मात्रा उन मरीजों में होती है जो तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू इन द सेंस कोई भी फॉर्म में, गुटखा, जी। मावा हो, खैर हो, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो, बीड़ी स्मोकिंग हो, तो ये तंबाकू रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसमें तकरीबन 30 से 35% लोगों में ये कैंसर की बीमारी होती है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जो ओबेसिटी है, मतलब ओवरवेट। तीसरा मुख्य कारण कैंसर में ये होता है कि जो पैथोजन है या वायरसेस है या बैक्टीरिया है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो एचपीवी नाम का जो वायरस है, उसमें सर्वाइकल कैंसर जो इंडिया में एक समय में सबसे ज्यादा कॉमन औरत में होता था। चौथा कारण ये है कि हेरिडिटरी, बहुत सारा जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है या पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, जो इनकी मात्रा जो खाने में बढ़ी हुई है, इन सारी वजहों से कैंसर की केसेस में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और अब हमें अनुमान ऐसा लगता है कि तकरीबन 2040 के आसपास हर घर घर में शायद कैंसर का मरीज हो, जैसा आज डायबिटीज के है, हाइपर बीपी के मरीज है, वैसा एक समय आएगा कि हर घर घर में कोई एक तो कैंसर का मरीज आ सकता है, अगर हमने इसको पहले ही प्रिवेंशन और वो सब नहीं किया। और यही रीजन है कि जो पहले जो बोला जाता था कि अमीरों की बीमारी है। अगला सवाल मेरा ये होगा डॉक्टर साहब कि कुछ मरीज ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन्होंने तंबाकू का सेवन कभी नहीं किया, उनके हेरिडिटी में कैंसर भी नहीं रहा, तो ऐसे मरीज को आखिर कैंसर क्यों हो जाता है? हमेशा से नॉर्मल सेल का प्रोलिफरेशन होता है, क्योंकि हम सारे जो है सब लोग दो सेल से ही बने हैं। एक सेल तो मदर से आया है, दूसरा फादर से आया है, और इन्हीं सेल से मल्टीप्लिकेशन होने होने के बाद ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं। तो नॉर्मली ये तो प्रोसेस हमारे अंदर चालू ही है। और ये क्या है, सेल दो सेल को बनाती है, और ये बनाते टाइम डीएनए है, सेल्स का कोई नॉर्मल डीएनए है, वो कॉपी करके डॉटर सेल को दिया जाता है, और जब प्रोसेस में कार्ड होता है तो फिर और इनका जो मुख्य कारण है, उनका ये जो है, उसमें आप देखेंगे कि ये होता क्यों है। तो एट मोलिकुलर लेवल, एट जेनेटिक लेवल अगर जाके हम अगर इसकी जांच करें, तो आप देखिएगा कि हम इंसान क्या है कि तीन चीजें लेते हैं। एक तो हवा अंदर ले रहे हैं सांस लेने से, वो पूरी आप देखिए पोल्यूटेड है। दूसरा, हम पानी पी रहे हैं या पी रहे पानी पी रहे जो कंटेमिनेटेड है, बहुत सारा पानी की मात्रा अगर जांच करेंगे तो बहुत सारा मिनरल्स और केमिकल्स पर्टिकुलरली जो कार्सिनोजन के नाम से जाने जाते हैं वो उसमें से कंटेमिनेटेड होके आ रहे हैं। फिर खाने की अगर बात आ जाती है तो आप देखिए कि कितनी मात्रा में ये सारी पेस्टिसाइड्स है, और ऑल दिस केमिकल्स हमें हमारी जानकारी के बिना वो सारी शरीर के अंदर जा रही है। और ये जब नॉर्मल सेल्स की प्रोसेस जब हो रही है कि प्रोलिफरेशन की प्रोसेस, ये सारी केमिकल जाके जीन्स में म्यूटेशन कराती है। लेकिन वो हर म्यूटेशन जो जीन्स में हुआ है वो कोई कैंसर में नहीं परिवर्तित कर, बट ये जो सारी सेल्स की प्रोसेस है प्रोलिफरेशन की, उसको गवर्न किए करने वाले कुछ जीन्स है, वो पर्टिकुलर जीन्स में अगर ये सारी चीजें चेंजेस हो जाती है तो फिर वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। तो उन सभी को मेरा यही कहना है कि आप खुद भले ही नहीं किया हो, जैसे स्मोकिंग की बात अगर मैं करूँ, आपने खुद ने स्मोकिंग भले ही नहीं की हो, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है जैसे पैसिव स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, कि आप नहीं कर रहे बट आपके बाजू में आके कोई स्मोक कर रहा है। तो एक स्मोक का आप सिगरेट की अगर बात कर लेते हैं, तो वो सिगरेट में या तंबाकू में तकरीबन 1000 के ऊपर केमिकल्स है, और उसमें से तकरीबन 200 केमिकल्स कार्सिनोजन जिसकी वजह से कैंसर होता है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। और सिगरेट जब आप स्मोक करते हैं तो ओनली 33% उसका जो धुआं है या निकोटीन की मात्रा है वो आप शरीर के अंदर ले रहे हैं, 67% धुआं तो बाहर आप एनवायरमेंट में छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो जेनेटिकल म्यूटेशन बना देती है और फिर वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती ये तो आपने बताया कि ये कारण है
कि जो तंबाकू का सेवन नहीं करते या हेरिडिटी में जिनके कैंसर नहीं है, उनको भी इस तरह से कैंसर होता है। तो मतलब अगर वो ये सारी चीजों का अगर बचाव कर लेते हैं, तो वो कैंसर से बच सकते हैं। अब अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हेरिडिटी, जिनके हेरिडिटी में कैंसर है, यानी माता पिता को कैंसर था, ऐसे बच्चे या युवा, उनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो वो अपने आप को कैंसर से कैसे बचा सके, इसके लिए क्या क्या उपाय उसको करने चाहिए? देखिए, कैंसर का सही इलाज अगर क्या है, आप अगर ये पूछते हैं, या सक्सेसफुल इलाज अगर पूछते हैं, तो हम वो कहेंगे कि प्रिवेंशन, कि हम कैंसर को प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन, कैंसर होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, एक तो हेल्थ एजुकेशन हो गया कि आप तंबाकू या तंबाकू सेवन जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनको अवॉइड करें। ये है ओबेसिटी है या फिजिकल एक्टिविटी है, जंक फूड खाने, ये सब चीजें मना करें। तो ये तो प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंशन हो गया। बट जी जो जी। टारगेटेड पॉपुलेशन है, जिनमें हाई रिस्क है, जिनमें कैंसर होने की ज्यादा रिस्क है, तो ये सब टारगेटेड पॉपुलेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, करती है, जैसे कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम जैसे हम कह सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली हम इसमें कोशिश करते हैं कि कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, ताकि उसका ट्रीटमेंट जो हो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट सबसे सक्सेसफुल तभी होता है जब ये कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करूंगा कि जैसा हमने मुंह का अगर कैंसर है, तो मुंह का कैंसर में आप स्क्रीनिंग कैसे करें। तो उम्र 40 साल के बाद हम पूरा पेशेंट को ये कहते हैं कि, और खासकर उन लोगों में जिनमें तंबाकू सेवन के हिस्ट्री है, तो वो अच्छा तरीके से डेंटल एग्जामिनेशन आप अगर कर लेते हैं, तो हेड एंड नेक कैंसर काफी अर्ली अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो सकते हैं। दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, जो सबसे कॉमन कैंसर है आज की तारीख में। और उसमें उसके लिए हम ये कहते हैं कि जिनकी भी औरत का जो है, उनका उम्र मोर देन 45 अगर होता है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि मैमोग्राफी करें, या उससे पहले वो खुद अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। 45 साल के बाद ईयरली आप मैमोग्राफी कर सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में है, वो है सर्वाइकल कैंसर, जिनका जो बच्चेदानी का कैंसर कहा जाता है। अर्लियर दैट वाज द नंबर वन कैंसर, नाउ ब्रेस्ट हैज टेकन ओवर। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर, इनकी अगर स्क्रीनिंग के लिए है, पैप स्मेयर करके एग्जामिनेशन रहती है। वो उन महिलाओं में रिकमेंड किए करते हैं जिनका, जैसा कि मान लो शादी के बाद आप कर सकते हैं। मतलब ये जो है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर मोस्टली, जैसे मैंने कहा कि एचपीवी रिलेटेड वायरस के रिलेटेड ये होती है, दैट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो उन सब औरतों में जो संबंध बनाती है, उन सभी को शुरू में एवरी ईयरली हम पैप स्मेयर फॉर 3 इयर्स रिकमेंड करते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स 3 इयरली 5 इयरली सब्सिक्वेंटली आप कर सकते हैं। चौथा जो मेल में कॉमन कैंसर है, जैसा प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो निवेदन ये है कि जिनका भी उम्र 40 या 45 है, उन सभी को जाके ईयरली जो चेकअप, हेल्थ चेकअप करना बड़ा जरूरी है। और नॉट जस्ट फॉर कैंसर, आजकल आप ये देखेंगे कि हार्ट अटैक के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और यंग एज में बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो आपने बताया, ये आखिरकार ये सवाल का जवाब था कि चेकअप हम क्या कराना चाहिए, मतलब रेगुलर चेकअप के साथ, बॉडी के रेगुलर चेकअप के साथ हमें और क्या क्या चेकअप कराना चाहिए। तो आपने बताया कि 40 के बाद की अगर उम्र है, तो आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, और ब्रेस्ट कैंसर से इसका क्या संबंध है? वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये प्रोग्राम भी हमारा अक्टूबर में आ रहा है, और हमारी कोशिश एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट यही रहती है कि लोगों में अवेयरनेस बने। तो ये ब्रेस्ट कैंसर है आज का लीडिंग कैंसर है इन टर्म्स ऑफ, आप अगर नंबर ऑफ केसेस अगर देखेंगे, तो जी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। तो जी ये जी। कैंसर कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए ये अक्टूबर मंथ माना जाता है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक को अवेयरनेस करने की कोशिश करते हैं कि जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, उसके कारण क्या होते हैं, और इसका हिस्ट्री में आप
अगर हैं तो ये 1985 में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जो है उन्होंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी इंपेरियल केमिकल करके, इनके साथ जी कोलेब्रेशन में पहली बार अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया था। और फिर जी वो डब्ल्यू ने अडॉप्ट करके ये अक्टूबर महीना, जिसे और भी हम पिंक मंथ कहते हैं, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स द पिंक रिप्रेजेंट्स द वुमन और गर्ल एंड ब्रेस्ट कैंसर। सो दिस एंटायर अक्टूबर महीना हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप से जाना जाता है, और उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों तक एक सही जानकारी वहां तक चली जाए, और ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को है तो बड़ी अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट हो जाए और उसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी हो जाए। एक बार फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे रेगुलर बॉडी चेकअप के अलावा, है ना, हमें वो कौन से चेकअप करवाने चाहिए ताकि हमें शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाए कि हमारे शरीर में कैंसर की आशंका है, ताकि हम उसका सही समय पर अ, इलाज करें और उसका उपचार हो सके। देखिए, इसका ये तो एक टेस्ट में कोई जवाब नहीं है। तो मेरा ये यही कहना है कि देखिए, कोई भी कैंसर अगर है, उसके लक्षण क्या है वो बड़ा जानना जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं भी आपको अगर गांठ है, सूजन है ना, या कभी मुंह के अंदर अल्सर है, आप दवा गोली ले रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ता हो गए, 3 हफ्ता हो गए, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे सारे लक्षण हैं। आप आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर उसमें फर्क नहीं हो रहा है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कैंसर स्पेशलिस्ट दिखाएं। और जो सिम्टम्स है, जैसा कि गठान हो, वेट लॉस हो, वीकनेस हो, और बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो साइट के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट के अंदर गांठ मिलेगी। जैसा मुंह का कैंसर है तो मुंह के अंदर आपको गांठ मिलेगी या अल्सर मिलेगा। आपको अगर रेक्टम का कैंसर है तो संडास में से आपका ये खून जा सकता है। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट साइट के हिसाब से, पेट में गांठ है तो निगलने में दिक्कत हो सकती है, उल्टी हो सकती है, या पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। इन सिम्टम्स को निग्लेक्ट नहीं करें, उसके हिसाब से फिर वो जांच करके आपको पर्टिकुलरली वो उम्र के हिसाब से, वो सिस्टम के हिसाब से आपको कैंसर की तपास कराएंगे। प्रोस्टेट कैंसर का सिम्टम क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर में पेशाब में जलन पेशाब में रुक रुक के होना, या पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, या कभी कभी पेशाब आ रही है फीलिंग आना बट नहीं होना। और प्रोस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर। अगर हम मेल की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर, एक तो एक नंबर पे तो लंग आती है, जैसे फुफ्फुस की या फेफड़े की हम कहते हैं। सेकंड नंबर पे प्रोस्टेट की कैंसर आती है। बट अगर ये फैल जाती है तो ये मोस्टली हड्डी में फैलने का ज्यादा खतरा रहता है, और फिर हड्डी में दर्द होना या हड्डी में एक्सट्रीम केसेस में फ्रैक्चर होना, ये सारी आपको सिम्टम्स आ सकती है प्रोस्टेट कैंसर। जो भी आपने जानकारी दी है, इससे हमारे दर्शकों को बहुत फायदा होगा। और मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, या एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें ताकि उनके बीच कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़े। देखिए, जैसे मैंने बोला और जैसे हमने डिस्कस भी किया कि कैंसर क्यों होता है, तो उसका प्रिवेंशन जरूरी है। और प्रिवेंशन की जब बात आती है ना, तो हमें क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि वो कैंसर नहीं हो, तो उसमें सबसे ऊपर आ जाती है हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। और जी लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या आता है, तो एक तो आपको आपकी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके हर टाइम वजन उठा। फिटनेस का मतलब ये है कि फिजिकल एक्टिविटी हो जानी होनी चाहिए, ओबेसिटी कम हो जानी चाहिए। आप जब भी खाना खाते हैं तो हेल्दी खाना बड़ा जरूरी है। जंक फूड अवॉइड करिए। हेल्दी फूड में वो सब घर में बना बनाया हुआ खाना आता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, और लॉट्स ऑफ सीरियल्स, ये सब आप खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं हम मटन की जब बात करते हैं तो थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बट उसकी जगह आप सी फूड खा सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस बड़ी जरूरी है। खाना जब भी आप खाएंगे तो टाइम टू टाइम खाएं, क्योंकि आप शरीर के ऊपर ध्यान, जब आप यंग होते हैं, मैं हमेशा पेशेंट को ये कहता हूँ कि जब आप यंग होते हैं, जितनी तकलीफ आप शरीर को देती है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं शरीर उससे दुगनी तकलीफ देती है। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस बड़ा जरूरी है।
दूसरी चीज है जो भी पोल्यूशन है या पेस्टिसाइड्स है या केमिकल्स है, तो ऑर्गेनिक की तरफ अगर आप जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। और जी तीसरा जी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हेल्थ चेकअप, जैसे मैंने बोला कि एक सर्टन उम्र के साथ, जैसे 40 होने के बाद हर वो इंसान को अपने लिए जाके हेल्थ चेकअप करना बड़ा जरूरी है। तो यही इसी मैसेज के साथ मैं सबको नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ और सबके अच्छे स्वास्थ्य और सबके अच्छे हेल्थ के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके दर्शकों के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटी थी, उसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बड़ा तहे दिल से धन्यवाद। नवभारत की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े, नवभारत की ओपीडी में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को बहुमूल्य जानकारी दी और कैंसर के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप निकम, जिन्होंने कैंसर से जुड़ी बातें हमारे साथ की और लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे साथ बहुत सारी जानकारी शेयर की। उम्मीद है कि इससे आपको फायदा होगा। अगले वीडियो में किसी और विषय पर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।